हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं या जो आगे एग्जाम्स देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास एक क्वेरी आई थी सर कि कल आपने इनकम टैक्स का टोटल इनकम का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है सर, वो बड़ा सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसकी टेक्निक बताई थी। सर एक बार जीएसटी का भी बता दीजिए तो हमारे दिमाग में ना क्रिस्टल क्लैरिटी रहेगी कि पेपर कैसे अटेंड करना है। तो मैं आज आपको जीएसटी का बताता हूँ। कल ना मैं आपको वो बताऊंगा सर जहां पर मैंने जो जीएसटी में एग्जेम्पशन का चैप्टर है ना सर, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस है जो आपको एग्जाम के लिए देख के जाना चाहिए। तो कल मैं आपको वो बता दूंगा। आज एक बार ये बताता हूँ कि जीएसटी में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, उसको कैसे अटेंड करना चाहिए। ध्यान देना, समझाता हूँ, समझना, प्रैक्टिस करना, एक आध क्वेश्चन बना के देखना, बहुत गजब कॉन्फिडेंस आएगा। और सर इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और पसंद आए तो लाइक करना। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। तो जो सर आपको ही पता है जीएसटी में क्वेश्चन 1 जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अब बात ये है सर, जो क्वेश्चन 1 होता है इसमें हर एक स्टूडेंट को पता है सर, उसको वो क्या बोलेगा, मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, यही निकालने बोलेगा। अब बात ये होती है सर, जब ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो उसको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में बकायदा यहाँ पर लिखना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर या फॉर द टैक्स पीरियड, ये लिखिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं तो ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता हूँ, आप चाहो तो और भी कोई दूसरा फॉर्मेट चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरे को लगता है ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है, इजी है एज कंपेयर्ड, और इसमें सब चीजें कवर भी हो जाती है, कोई इशू वाली बात भी नहीं आएगी। आप क्या लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखो, ठीक, फिर लिखो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसका फायदा क्या होता है पता है सर, आप इसमें आउटवर्ड की डिटेल्स डाल लो, इनवर्ट की डिटेल्स डाल लो, फिर यहाँ पर नेट जीएसटी पेबल भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए एग्जाम में, ध्यान दो सर। पहले अपन आउटवर्ड डिटेल लिख ले, फिर आप क्या करो, क्वेश्चन में ना आउटवर्ड डिटेल्स देखो। जैसे कोई आउटवर्ड डिटेल पढ़ते हो ना, तुरंत के तुरंत उसकी यहाँ पर एंट्री कर लो सर। आउटवर्ड डिटेल, उसका कितना जीएसटी बनता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो डिटेल कर लो। फिर आप इनवर्ट पढ़ो, फिर इनवर्ट की डिटेल्स डाल लो सर। यहाँ इनवर्ट आप बोलोगे सर आउटवर्ट के लिए कितनी जगह छोड़े, सर एक अंदाजे से जगह छोड़ दो, ज्यादा जगह छूट जाएगी कोई दिक्कत नहीं है सर। आप क्या करो सर, तुरंत तुरंत जो चीज पढ़ो ना सर, उसकी तुरंत तुरंत एंट्री करो। एक स्टूडेंट बोला सर क्यों हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें फिर एंट्री करें, ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोल रहे हो वो भी परफेक्ट है, पर मेरी बात समझो सर, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार रीड करो या टाइम वेस्ट कर पाओ। तो आप क्या करो, पढ़ते जाओ और साथ साथ करते जाओ। इसका फायदा ये होगा कि सर वो क्वेश्चन ना कंप्लीट होते जाएगा, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार इस क्वेश्चन में ये सब चीजें हैं, मैंने करते चले गया ट्रीटमेंट। माइट बी पॉसिबल, इन केस ऐसा हुआ कि अगर आंसर नहीं आया तो कम से कम अगर बना हुआ रहेगा तो स्टेप मार्किंग तो मिलेगी सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मेरी बात समझ। फिर ऐसे ही आप क्रेडिट के लिए भी करेंगे सर, इनवर्ट में जो डिटेल्स आएगी वो करेंगे। अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, इसके बाद आप ओपनिंग वाली जो रहती है डिटेल्स, वो ओपनिंग वाली डिटेल्स भी यहाँ पर डालेंगे सर, कि जितना ओपनिंग जीएसटी हमारे पास क्रेडिट पड़ी हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है जहां पर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए और गड़बड़ होती है सर, प्लीज ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एग्जाम में सबसे काम कर। सबसे पहला पॉइंट कि सर जीएसटी में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें एक आध एग्जामेशन का पॉइंट होता है, प्लीज ध्यान देना, एक आध एग्जामेशन का पॉइंट मिलेगा आपको। अगर कोई पॉइंट एग्जामेशन का मिलता है तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो सर, बहुत ध्यान से सुनना। अगर वो आउटवर्ड वाला है या इनवर्ड वाला है, अगर वो आउटवर्ड वाला है तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखना, ट्रांजेक्शन लिखने के बाद वैल्यू में निल लिख देना और यहाँ वर्किंग नोट लिख देना। वर्किंग नोट लिखना और नीचे जाके बताना कि वो निल क्यों है, उसकी वैल्यू निल क्यों है। ये मेरी बात समझ आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं पता है, एग्जामेशन वाले ट्रांजेक्शन को छोड़ देते हैं। इंस्टीट्यूट जब पेपर चेक करती है ना तो वो ढूंढती है कि आप जो एग्जामेशन वाला है उसका कुछ ट्रीटमेंट कुछ लिखे हो, उसके बारे में कुछ लिखे हो कि नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ छोड़ते हैं, सीधा जाके वर्किंग नोट में मेंशन कर देते हैं। भैया आप सीधा जाके वर्किंग नोट में मेंशन करोगे तो एग्जामिनर कैसे ढूंढेगा सर, उसको भी तो एफर्ट्स डबल लग जाएंगे। और सजेस्टेड आंसर में तो वो बकायदा ऐसा रहता है कि एग्जेम्प्टेड दिया रहता है फिर उसका वर्किंग नोट दिया रहता है। तो यही फॉलो करो, ज्यादा बेटर है। ठीक, एक ये पॉइंट। दूसरा, ये तो बवाल मचा के रखा है जिंदगी में सबके, वो है रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट। आप रिवर्स चार्ज प्लीज, आपको मिलेगा सर, एक रिवर्स चार्ज मिलेगा, एक एग्जामेशन मिलेगा, आईटीसी का क्वेश्चन मिलता है, आईटीसी का पॉइंट कोई ना कोई रहेगा सर। ठीक है, फिर कई बार मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, ये सब पॉइंट मिल जाते हैं। तो सर यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी स्मार्ट। सर अगर रिवर्स चार्ज का है तो प्लीज ध्यान दो,
रिवर्स चार्ज इनवर्ड वाली है कि आउटवर्ड वाली है, जैसी भी हो, जो भी हो, इनवर्ड वाली है तो सर इनवर्ड वाली है तो ये इनवर्ड में भी आएगी। सर जो इनवर्ड वाली जीएसटी है उसको आपको पे भी करना है तो उसको आउटवर्ड में भी कैश में पे करते हैं। तो दोनों जगह साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट करना। ऐसा नहीं करना कि अरे ये रिवर्स वाला ट्रांजेक्शन है इसको लास्ट में डाल देंगे। ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक होगी। जीएसटी के क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल इनकम के क्वेश्चन में आपको सर एक एग्जेम्पशन मिलती है, एक रिवर्स चार्ज मिलता ही है सर। वो जानबूझ के देते हैं क्योंकि वो चेक करते हैं कितने बच्चे रिवर्स चार्ज में सही ट्रीटमेंट करके आ रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट करके आ रहे हैं, कौन सही कर रहा है, क्या कर रहा है। वो 2 ही जगह तो मेन आपसे गलती करा सकते हैं सर। बाकी ये इनवर्ड आउटवर्ड में तो गलती नहीं होगी ना सर। एक एग्जेम्पशन और एक रिवर्स चार्ज। तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान देके ट्रीटमेंट करना। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट वहां याद ही नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, ट्रांजेक्शन लिख देना और उसको छोड़ देना। बाकी चीजें करके आना क्योंकि स्टेप मार्किंग तो है सर। नहीं लिखने से तो बेटर अच्छा कुछ लिख के ही आओ सर, मार्क्स तो मिलेंगे सर। हो सकता है कोई एग्जामेशन हो आपको क्लिक ना कर रही हो। अगर कोई एग्जामेशन वाला पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा हो तो सर देखो लिख के छोड़ के आ जाना सर। बट उसको लिखना जरूर ताकि आप ये रिप्रेजेंट करते हो कि मुझे कोई चीज आती है सर। ठीक है, नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है सर। आई मेरी बात समझ, ये सब चीजें समझो। जीएसटी का जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है, मेरे को जो पहला, या अभी वापस रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, पहला एग्जामेशन वाले यार कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा ध्यान रखना। ठीक है, आउटवर्ड की डिटेल्स कौन सी है समझ आना चाहिए सर कि आउटवर्ड क्या है। और नहीं तो ना अंडरलाइन करके वहीं पर छोटा सा लिख लेना आउटवर्ड, तो ध्यान रहेगा भैया ये आउटवर्ड वाले में जाने वाला है। क्रेडिट, क्रेडिट वाली क्या चीज है ध्यान रखना, उसको अंडरलाइन करके लिख लेना क्रेडिट। तो कई बार क्या होता है एक आध क्रेडिट का ही भूल जाते हैं, फिर बाद में घर आके करता है अरे यार साला क्रेडिट भूल गया था। चौथा है रिवर्स चार्ज। ये 4 चीजें अगर आप ध्यान रख के दिमाग में लेके चलते हो ना सर कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें होने वाली है, तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आप इनमें से एक भी बात स्किप करते हो ना सर तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बैंड बजा दोगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। मेरे हिसाब से एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट को 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना के जाना चाहिए। और अगर आपको बनाना ही है तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आप मई 23 में जो 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना सर, उसको बना के चले जाओ। उससे क्या होगा, उसमें मेरे को पता है वो क्वेश्चन में सर क्या बोलते हैं ये आपका मिक्स सप्लाई भी है। उस क्वेश्चन में आपका सर क्रेडिट वाले पॉइंट भी आ गया उसमें, उसमें एग्जेम्पशन वाला भी पॉइंट आ गया। तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को लास्ट 3 अटेम्प्ट के एमटीपी और आरटीपी देख के जाओ, तो आपको ना ट्रीटमेंट समझ आएगा। कई बार क्या होता है सर हमें पता है रिवर्स चार्ज क्या होता है, हमें पता है आउटवर्ड क्या होता है, इनवर्ड क्या होता है। कई बार उसका ट्रीटमेंट जो होता है ना वो ट्रीटमेंट हमें पता चलता है लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी और एमटीपी से। इसीलिए आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस उसको जरूर देख के जाना चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है चलो कंसेप्ट में याद ना भी रहे तो ट्रीटमेंट याद रहा, तो एग्जाम में सिमिलर टाइप का ट्रांजेक्शन दिखा तो ट्रीटमेंट कर दिए। ये स्मार्टनेस है, ये सब स्मार्टनेस है। आखिरी दिन तो ऐसा नहीं है ना बुक उठा के पूरा लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, इतना टाइम है भी नहीं हमारे पास। तो ये सब स्मार्टनेस से आप अपने आप को बचा सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी टाइम बचने का उपचार, जुगाड़ है बोलते हैं इसको, जुगाड़ बोलते हैं। आई मेरी बात समझ, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख के जाना सर। इससे बहुत सारी ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। प्लस इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो जाएगी। कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एग्जामिशन की इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। सर मैं एक दिन में ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि रीजन ये मैं बहुत लेट हो जाता हूँ क्लासेस से आके, 9 बज जाती है, 9:30 बज जाती है। तो सर आप आवाज भी देख ही रहे हो कितनी बैठ गई है, तो मेरे से हो नहीं पा रहा है कि मैं एकदम से एक साथ सब चीजें आपको प्रोवाइड कर पाऊं। इसके लिए तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, बट वादा है मेरा कि मैं जैसे-जैसे होते जाएगा मैं आपकी हेल्प करते रहूँगा और मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक हूँ सर। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? चलो, ये फ्रेंड्स तक शेयर करना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताया हूँ, ठीक? चलो, थैंक यू।